तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 262 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग और थंडर एंसेस्टर के बीच में फाइट होते होते बची होती है, जिसके साथ ही वहां पे एक और बंदे की एंट्री होती है। अब लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट पे ऑलरेडी यूज कर रखा था, और जैसे ही वो ब्लडी मैन वहां पे आता है, लू फेंग नेचुरली उसको पहचान जाता है कि ये कौन है। अगर बात करें थंडर एंसेस्टर की, तो वो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में मोस्ट टेरिफाइंग फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला बंदा है। तो ये ब्लडी बंदा भी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है। मतलब कह सकते हो कि वो दूसरे बंदे के बारे में बताया जा रहा है। लू फेंग उसको और भी ऑब्जर्व करने लगता है, उसके एस्पेक्ट्स को देखने लगता है, और लू फेंग उस बंदे की तरफ देख कर कहता है एंसेस्टर ऑफ यान फेंग। मतलब ये बंदा कोई और नहीं, वही अपना यान फेंग आया होता है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड के लास्ट में आपको बता दिया होता है। जिसके साथ हमें यान फेंग एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहता है कि एक और हमारे ओरिजिन कॉन्टिनेंट से पावरफुल कल्टीवेटर इमर्ज हो गया है, और वो अपने थंडर एंसेस्टर को कहता है लेटिंग, यहाँ पे तुम्हें ऐसे छोटे मोटे मैटर पे इतना झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। अब थंडर एंसेस्टर को ही लेटिंग कहा गया है। लेटिंग और लीसेंग ये थंडर का ही नाम होता है चाइनीज में। अब यहाँ पे थंडर एंसेस्टर भी लू फेंग से तरफ देख कर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर के मसलों की बात करें तो यहाँ पर ये मैटर बहुत ही छोटा नजर आता है। बाहर की दुनिया में इससे भी बहुत खतरनाक मैटर होते थे। जिसके साथ ही यहाँ पे वो थोड़े से गुस्से में भी होता है कि बाइमो मारा जा चुका है तो फिर भी क्या मैं उसकी केयर नहीं करता हूँ। मैं केयर इस बात की कर रहा हूँ कि गैलेक्सी लॉर्ड ने मुझे सीरियसली लिया तक नहीं। अब भले ही उसकी एटीट्यूड थोड़ी सी सॉफ्टन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी थंडर एंसेस्टर की अपनी एक फेस वैल्यू थी जो कि वो गिरा नहीं सकता था। जिसके साथ यान फेंग एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि देखो, अगर उसने तुमको सीरियसली नहीं लिया होता तो वो तुम्हें मैसेज भी नहीं भेजता, वो डायरेक्ट अपने इस मैटर को हैंडल कर लेता। और वो कहता कि बाइमो और लॉर्ड लैंडुओ उन्होंने अपने बाउंड्रीज को ओवरस्टेप किया था, जिसके कारण गैलेक्सी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो मरना डिजर्व करते हैं। अब थंडर एंसेस्टर भी तो गुस्से में ऐसे ही हाथों को झकझोरते हुए कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ। मतलब वही वो बहाने चल रहे होते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है थंडर एंसेस्टर को, जो कहता है कि इस वक्त मैं यान फेंग की वजह से जाने दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद देख लेना गैलेक्सी मोनार्स, तुम हमारे थंडर एंसेंट किंगडम्स के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि देखो, मैं नेचुरली थंडर किंगडम्स के इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन फिर से अगर उन सब मोनार्स ने या फिर तुमने भी अदर कंट्रीज में ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं बीच में नहीं हटूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं इंटरवेंट जरूर करूंगा। तो ये सुनकर थंडर एंसेस्टर कहता है कि हाँ देखो तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी मैं थंडर एंसेस्टर का गॉड किंग हूँ, मैं रॉयल फैमिली को चलाता हूँ। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे पनिशमेंट देने की सजा मेरे पास ही हक है कि मैं उसको किस तरह का सजा दे सकूं। अब वो बहुत ही क्लियर था कि यहाँ पे थंडर एंसेंट किंगडम्स के अंदर जितने भी रॉयल गॉड किंग्स है वो डेफिनेटली ट्रबल जरूर क्रिएट करेंगे, इसलिए वो लू फेंग ऑलरेडी बता देता है। इसके साथ वो ये भी कहा था कि देखो ठीक है मैं आशा करूंगा, लेकिन लू फेंग ये बात सुनकर क्या था कि देखो तुमने जो पनिशमेंट दी है वो काफी ज्यादा लाइट है, हल्की है, तुमने उसको सेवरल पनिशमेंट नहीं दी है। तो ये सुनकर थंडर एंसेस्टर क्या था कि इन्हें तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के साथ हमारा बीच में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। अगर बात करें तुम्हारे पास भले ही ए गॉड एम्पर की पावर्स क्यों ना आ जाए, तुम उसके पीक तक क्यों ना पहुंच जाओ, तुम्हारी स्ट्रेंथ हमारी जितने ही फ्यूचर में रहेगी सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आखिरकार तुम अकेले पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के रूल को नहीं डिसाइड कर सकते, इसको तुम कैसे ही कर सकते हम। इसी बीच में सुनकर एंसेस्टर ऑफ यान फेंग भी बीच में बोल पड़ते हैं कि देखो हम सबकी पावर से इसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के द्वारा सप्रेस कर दी गई है, बात करें तो हम अपने फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकते हैं और हम एक दूसरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, और भी ज्यादा ये हमारा होमलैंड है और हम यहाँ पे किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लेकर बहस नहीं कर सकते हैं, और हमें ओल्ड रूल्स
उसके अनुसार चलना होगा, हम सबको एक एक कदम पीछे करना होगा और हमने जो रूल्स फॉलो किए थे वहाँ पे हमें इन सब रूल्स को फॉलो करना होगा। तो लू फेंग भी कहता कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स बाकी सारे रेलम्स के अंदर जाके नहीं करूँगा, कुछ भी उसके बीच में बाधा नहीं लाऊंगा। मैं बस यहाँ पे इन सब से चीज़ था कि उन्होंने बिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स को डिवोवर किया था, उन सबको मारा था। देखो मैं तुम्हारे डिस्प्यूट्स आपसी झगड़ों के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन वहाँ पे एक और रूल होना चाहिए कि कोई भी बंदा थाउजेंड्स ऑफ मतलब बिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स को खा नहीं सकता है। मैं अगर ऐसा कोई करता दिखा तो मैं उसको जरूर मारूंगा। अगर तुम दोनों एंचेस्टर इसके साथ एग्री करते हो तो बताओ ये रूल रखा जाएगा। मतलब लू फेंग साफ कह देता है कि देखो तुमको ऐसा करना ही होगा, मुझे किसी और चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। वेंचेस्टर ऑफ यानफेंग भी उसको बात सुनकर उतना नहीं कहते और कहते हैं कि तुम तो सच में इन सबसे बहुत ज़्यादा हेट करते हो जो कि बिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स को डिवोर करते हैं। उन्हें भी थोड़ा सा खुशी होती है कि कोई ना कोई बंदा तो है जो कि ऐसी सोच रखता है, वरना ये दोनों एंचेस्टर हो के भी इन शायद छोटे मोटे चीज़ों पे उतना बात नहीं करते, ध्यान नहीं करते थे, क्योंकि उनकी पावर्स ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें बाहर की दुनियाओं में जाके वहाँ के मैटर्स को हैंडल करना पड़ता था। और जिन कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, वो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया करते थे। इसलिए यार ऐसा होता रहता था, जिसके साथ ठंडा एंचेस्टर भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही नाराज़गी सरसाते हुए कहते हैं कि देखो हर कोई प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके वेरियस स्कूल्स होते हैं, उन सबके तरीके अलग होते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बात करें यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बैंक्स होते हैं जो कि ऑलरेडी वीकर बंदे को परेशान किया करते हैं। मतलब ये नॉर्मल है कि पावरफुल बंदे वीकर्स को परेशान करेंगे ही। और एक्ट ऑफ डिवोरिंग बिलियंस ऑफ लाइफ्स की बात करें तो इसके लिए तो युवान भी बीच में नहीं आता है, तो आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो। मतलब यहाँ पे ठंडा एंचेस्टर ये उसको बता रहा होता कि देखो बिलियंस ऑफ लाइफ्स को मारना ये कोई भी नहीं देखता है, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल बंदा युवान भी इन सब के बीच में नहीं पड़ता। वो भी कहता जाओ मारो लेकिन स्ट्रांग बन के, बस इतना मुझे मतलब है। लेकिन वो लू फेंग से कहता कि आखिरकार तुम इन सब के बीच में क्यों पड़ रहे हो, आखिरकार तुम सबका इन सब से लेना देना है क्या है। तो लू फेंग कहता कि देखो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट और ऑरिजिन वर्ल्ड ये मेरा होम टाउन है, जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक मैं इसको मैनेज करूंगा और मैं उसका ख्याल रखता ही रहूंगा। अब ठंडा एंचेस्टर लू फेंग की बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। उसके इस लेवल पे वो सबकी स्पीड को देख सकता था, उसके स्पिरिचुअल को समझ सकता था। ठंडा एंचेस्टर्स ने कभी नहीं सोचा था कि यार किसी बिलियंस ऑफ लाइफ्स को डिवोर करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसने अपने पाथ ऑफ कल्टीवेशंस में इससे भी बहुत ही सिमिलर सिचुएशन देख रखी थी, एक दो दफा नहीं काउंटलेस टाइम देख रखी थी, और इससे भी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी देख रखी थी। यहाँ तो बिलियंस की बात हो रही है, पहले तो इसने ट्रिलियंस में भी देख रखे होते, लेकिन कभी भी उसने नहीं सोचा था कि ऐसे एक छोटे से मसले पे इतना बड़ा बखेरा खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ठंडा एंचेस्टर एडमिट करते हुए कहते हैं कि मैं एडमिट करता हूँ तुम्हारी जो स्ट्रेन है, तुम क्वालिफाई हो कि तुम ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे नए रूल्स को लागू कर सकते हो। मतलब वो भी लू फेंग की पावर्स को समझते हैं और उसको भी इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं कि बहुत कम ही कल्टिवेटर्स हैं जो कि तुम्हारे गुस्से के सामने टिक सकते हैं। तो लू फेंग कहता है कि अगर ठंडा एंचेस्टर उन सारे ग्रेट सीनर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो ठंडा एंचेस्टर अपने मूव को ना भी चले तो कोई बात नहीं, उनके अकेले की होली लैंड थंडर माउंटेन ही काफी है लू फेंग को अपने लैंड को मोनार्स को मारने से, क्योंकि वहां की ठंडर होली लैंड जो होती है माउंटेन उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशंस लगे, ये आपको तो पता ही है, जिसके कारण लू फेंग भी अभी के फिलहाल लॉर्ड लैंडो मोनार्स को नहीं मार सकता है। लू फेंग उसको भी मारना चाहता था, क्या पता लू फेंग आगे चल के अपने मोनार्स से ठंडर मोनार्स से ही पूछ के उसको मरवा दे, मतलब या फिर कुछ भी हो सकता है, ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। इसके साथ वो ये भी जानता था कि अभी के फिलहाल नहीं मार सकता हूँ और हो सकता है कि फ्यूचर में लू फेंग ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में रह के इतना पावरफुल बन जाए कि वहाँ पर वो सब बंदे भी कुछ न कर पाए, होली लैंड थंडर माउंटेन के होने के बावजूद भी वो लू फेंग को रोक न पाए। लू फेंग अभी के फिलहाल अच्छे से जानता था कि एम्पायर एंड मोनार्च से जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे अगर लू फेंग अपने रूल्स को सेट करने गया तो वहाँ पे कम से कम लू फेंग को 2 एंचेस्टर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। मतलब लू फेंग को उन सब की अप्रूवल चाहिए कि ऐसा रूल्स होना चाहिए कि बिलियंस ऑफ लाइफ्स को डिवोर ना किया जाए, अदरवाइज यहाँ पे 2 एंचेस्टर्स रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करते ही
नहीं आएंगे। लू फेंग कुछ भी चाहकर नहीं बदल सकता था, जिसके कारण वो इसको चेंज करवाना चाहता था। जिसके साथ ही यान फेंग कहता है कि परहैप्स ये समय हो चुका है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर के रूल को बदलने के लिए। तो थंडर एंसेस्टर भी लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि देखो, हम दोनों को कन्विंस कर पाना ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। और यहाँ पे लू फेंग ये देख कर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग ओल्ड तरीके का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये लू फेंग नहीं बल्कि थंडर एंसेस्टर कहता है कि चलो हम लोग पुराने तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना हम लोग शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीता तब तुम कभी भी हमारे थंडर एंसेंट किंगडम्स के बीच में नहीं आओगे, ना ही हमारे रॉयल फैमिलीज में आओगे। अगर मैं हारा तो तुम यहाँ पे अपने कंडीशंस को रख सकते हो कि कैसे तुम उन सारे मेजर सिनर्स को मार डालोगे जिन्होंने पाप किए हैं। ये कहो, अगर ऐसी है तो कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम तीनों एग्री कर लेंगे तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कोई माई का लाल नहीं है जो कि इसको बुला सके, इसको ठुकरा सके। कोई भी नहीं तुम्हारे सामने बोलेगा। अब लू फेंग भी थंडर एंसेस्टर की तरफ देख करके आता है कि तुम एक गैम्बलिंग बैटल करना चाहते हो। तो यान फेंग एंसेस्टर भी उसकी साइड लेते हुए कहता है कि थंडर, तुम आखिरकार कितने लंबे अरसे से कल्टीवेट करते आ रहे हो और आखिरकार इन्हें को कल्टीवेट किए हुए कितना ही अरसा हुआ है। तो थंडर एंसेस्टर कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ मैंने अपने प्रैक्टिस को लंबे अरसे से किया है, लेकिन फिर भी लूहे के पास, मतलब अपने लूहे नहीं, वही गैलेक्सी मोनार्च के पास पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है। और वहां पे वो फिर से क्या था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो पावर कॉन्स्टेंट है उससे उसके जीतने के चांसेस भी हो जाते हैं, मतलब वो भी जीत सकता है। अब एंसेस्टर ऑफ यान फेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो भी जानता था कि लू फेंग की जो पावर है वो गॉड एम्पर लेवल के अर्ली स्टेज में एंटर हो चुकी है। लेकिन बात करें थंडर एंसेस्टर की तो ऑलरेडी परफेक्ट लेवल ऑफ गॉड एम्पर स्टेज पे आ चुका था, जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। रियलम में भी हाई था और टेक्निक्स की बात करें तो वो ऑलरेडी हाई होती हैं। जिसके साथ वो जानता था कि गैलेक्सी किंगडम लॉर्ड का जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एंसेस्टर ऑफ यान फेंग कहता है कि देखो, अगर ओल्ड लूड है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, अगर तुम अदर पार्टी को कन्विंस नहीं कर सकते तो तुम्हें बेट ड्यूल से ही करना होगा। मतलब यहाँ फाइट की ही बात की जा रही है। इसके साथ कोई भी कहता कि देखो, जो गैप तुम्हारे और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें अपने इन सब के साथ भी ट्रेजर के साथ भी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब यान फेंग थंडर एंसेस्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो यार, तुम ऐसा क्यों ही कर रहे हो। वो भी कह रहा था कि देखो, वो गैलेक्सी किंगडम वो हार सकता है क्योंकि यार उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और उसके पास ट्रेजर है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास इतने सारे टेक्निक से तुम इतने पावरफुल बंदे जो रह चुके हैं। लू फेंग भी यहाँ पे ये सब देख करके आता है कि अगर मैं यहाँ पे थंडर एंसेस्टर को कन्विंस नहीं कर सकता तो चलो बैटल के लिए मतलब गैम्बल करते इस बैटल को ही लेकर। मतलब यहाँ पे लू फेंग भी सारी सिचुएशन को देख रहा था, वहाँ पे देख रहा था कि कैसे यान फेंग थंडर एंसेस्टर को समझाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन फिर भी थंडर एंसेस्टर मानने को तैयार नहीं होते। इसी कारण लू फेंग बीच में बोल पड़ता है कि चलो ओल्ड रूल्स के साथ ही चलते हैं, हम लोग बैटल को करते ही हैं। अब यहाँ पे रिलेटिवली स्पीकिंग किया जाए, मतलब बात की जाए तो डी किंग थंडर एंसेस्टर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस था। लू फेंग ने ऑलरेडी डी किंग के साथ फाइट कर ली होती है, जिसके कारण उसे एक अल्टीमेट उन सारे बंदों के बारे में, पावर्स के बारे में पता चल गया जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट को, ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़कर जा चुके होते हैं। लेकिन बात करें तो अपने इन सारी चीज़ों, इन सब बैटल्स में लू फेंग अपनी पावर्स को अच्छे से जान सकता था। लू फेंग जानता था कि हम लोग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पावर लेवल के कारण सप्रेस है, तो मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। अब लू फेंग की ऐसी बात सुनकर थंडर एंसेस्टर भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि चाहे कोई भी आउटकम क्यों ना हो, मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। मैं तुम्हारी इस चीज़ों के बारे में दाद देता हूँ कि तुमने ऐसी हिम्मत भी उठाई है। चलो यहाँ पे हमें ड्यूल करनी चाहिए। अब यान फेंग एंसेस्टर भी कहता है कि हाँ, हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें इस ड्यूल को कॉस्मिक सी में करना चाहिए। कॉस्मिक सी वो एरिया है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर की खाली जगह होती है। मोरएवर यहाँ पे और भी बाकी सारे बंदे देख रहे होते ऑलरेडी इस बैटल को, कैसे अभी दोनों में भीड़ छट रही होती है। जिसके साथ यान फेंग एंसेस्टर कहते हैं कि यहाँ पे हम किसी को बैटल को नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ओरिजिन कॉन्टिनेंट हैं उन सब देख रहे हैं। अब यहाँ पे उन सब के स्टेटस क्या ही था, जब तक कि यहाँ पे वो दोनों एंसेस्टर्स न चाहे तब तक वो सब बंदे उन सब के फाइट को देख भी नहीं सकते हैं। कोई भी उनके ऊपर स्पाई नहीं कर सकता है। मतलब कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो दोनों फाइट कर
रहे हैं, लेकिन अगर वो ना चाहे तो यहाँ पे किसी को घंटा नहीं पता चलेगा कि वो सब फाइट भी किए होते हैं। इसके साथ थंडर एंसेस्टर, यानफेंग एंसेस्टर, लूफेंग और बाकी के बंदे वहां पे इंस्टेंटली गायब हो जाते हैं और ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के एज पे एक वास्ट कॉस्मिक सी के पास आ चुके होते हैं और वो सब चल के गए होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ चुके होते हैं। अब देखो कंफ्यूज मत होना, अगर आपने मेरी वो सेकंड चैनल पे वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं ऑरिजिन कॉन्टिनेंट और केज वर्ल्ड क्या होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब आप लोग सोच रहे हो कि ये लोग तो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर चले गए, मतलब ये हुआ कि वो सब तो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे केज वर्ल्ड के बाहर कहा जाता है ऑरिजिन वर्ल्ड, मतलब केज वर्ल्ड ऑरिजिन वर्ल्ड दोनों सेम होता है। आई होप आपने वीडियो देख रखी हो, वरना इसमें मैं नहीं बताने वाला हूँ। जिसके साथ वो सभी वहां पे पहुंच जाते हैं। अब थंडर एंसेस्टर, यानफेंग एंसेस्टर और लूफेंग नहीं, बल्कि वहां पे दो और फिगर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक तो वुमेन होती है जो कि ग्रीन कपड़ों में होती है और दूसरा अपना वही डीकिंग होता है। अब डीकिंग भी उस जगह पे पहुंच जाता है और अपने लूफेंग से कहता कि ब्रदर इन्हें ये तो, और वो उसी वुमेन से उसको मिलाते हुए कहा था कि देखो ये ईस्टर्न जी डोमेन की एंसेस्टर है जिसका नाम फेंग जी है। यहाँ पे एंसेस्टर ऑफ ईस्टर्न जी डोमेन की बंदी भी कहते इन्हें। तो लू फेंग भी इसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता फेंग जी, लू फेंग ने ऑलरेडी अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि आखिरकार ईस्टर्न जी डोमेन की जो पावर्स है वो कैसी है, वो किस तरह के मेथड्स को यूज किया करते हैं। अगर लिविंग बेंग्स की बात करें तो एंसेस्टर ऑफ ईस्टर्न जी डोमेन की पावर्स लू फेंग के अभी के मुकाबले 50% ज्यादा होती है। मतलब अभी के फिलहाल लूफे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना होता है बॉडी पावर्स के मुकाबले में। बाकी अपना स्टार टावर निकाले तो लूफिंग के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। अगर फिजिकल बॉडी की बारे में बात करें तो उनकी ईस्टर्न जी डोमेन की बॉडी वो भी ऑलरेडी अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पायर में एंटर कर चुकी हैं और बाकी के मैटर्स लूफिंग को नहीं पता होता है। जिसके साथ एंसेस्टर ऑफ ईस्टर्न जी डोमेन भी कहते कि फाइनली हम लोग फाइनली 5 बंदे ऐसे हो गए जो कि गॉड एम्प्रेस के लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे वो भी तारीफ करने लगती हैं और यहाँ पे वो ये भी कहती है कि हाँ ऐसा तो होगा, ऑरिजिन वर्ल्ड में एक गॉड एम्पर को प्रोड्यूस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5 ही ऐसे बंदे होते हैं जो कि गॉड एम्पर लेवल तक पहुँचे होते हैं। अब इस मोमेंट पे लू फेंग के अंदर भी थोड़ी सी एहसास होने लगती है कि वो भी यहाँ पे रहता है, उसे भी लोग अपना मान रहे होते हैं, उसे भी बिलोंगिंग होने का एहसास होने लगता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये 5 जो कि गॉड एम्पर लेवल के स्टेज पे आ चुके थे वो सभी सेम ऑरिजिन वर्ल्ड में रहा करते हैं। एक बार जब वो ऑरिजिन वर्ल्ड को छोड़ कर जाएंगे तो वो एक दूसरे पे काफी ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, मतलब ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फेंग जी जो कि एंसेस्टर ऑफ ईस्टर्न जी डोमेन होती है वो स्माइल करते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, ये काफी ज्यादा रेयर मौका भी है जहाँ पे हम 2 जीनियसेस के बीच के बैटल को देखने वाले हैं, जो कि एक एंसेस्टर ऑफ इन है और एक थंडर गॉड का, मतलब कह सकते हो थंडर एंसेस्टर की फाइट को देखने वाले हैं। अगर उसकी बात करें तो वो रियलेंस में वो अभी दोनों एंसेस्टर से थोड़ी लेवल की होती है। मतलब जो फेंग जी होती है उसकी पावर्स तो ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी दोनों एंसेस्टर से थोड़ी सी कम होती है। और इस मूवमेंट पे यानफेंग एंसेस्टर, डी किंग और फेंग जी दूर से बैटल को देख रहे होते हैं, उन दोनों के होने वाले बैटल्स को देख रहे होते हैं और साथ में उन्होंने एक इनविंसिबल डोमेन को भी लगा लिया होता है ताकि कोई भी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे पहला वहाँ का मौजूद बंदा इस फाइट को न देख सके। यहाँ तक कि 3 मेजर एलियन रेसेस भी इस बैटल को न देख सके। मतलब वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मान लो कि अगर उन्होंने अपने टेक्निक्स को यूज किया तो उन सबको इसकी खबर हो जाएगी और केज वर्ल्ड की बाहर निकलने के बाद वहां पे हो सकता है उस टेक्निक का वो काउंटर अटैक बना के उन पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लू फेंग, थंडर एंसेस्टर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों में फाइट होने वाली होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पे थंडर एंसेस्टर अपने लू फेंग की तरफ देख कर कहता है इन है, और यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे पास काफी एक्सपीरियंस सर। वो क्या था कि मैंने ऑलरेडी इस ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर जाकर सेवरल इरास तक कल्टीवेट किया है, मैंने ऑलरेडी कई सारे मल्टीपल कल्टीवेशन सिस्टम्स को भी प्रैक्टिस कर रखा है जिससे कि मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। और डार्कनेस में मैंने फोर्सफुली ह्यूमन ब्लड लाइन को भी अपने लिमिट तक ले गया है जो कि मेरी सेमी ह्यूमन लेवल की लिमिट होती है। बात करें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के रेस्ट्रिक्शंस पावर की वजह से तो यहाँ पे मेरी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन
याद रखना, मेरी टेक्निक्स और मेथड्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब देख लो, आपकी बॉडी एक सर्टेन लेवल तक पावर रेसिस्ट हो सकती है, लेकिन आपने अपने टेक्निक को हायर लेवल की सीखी होंगी तो वहाँ पे कह सकते हो कि काम आ जाएगी। जैसा लू फेंग के ली युआन टेक्निक ही देख लो, उसे युआन नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी लू फेंग अभी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में रह के उसको यूज कर सकता था। अब लू फेंग भी ठंडा एंचेस्टर की तरफ देख कर कहता है कि मैं कभी भी ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर नहीं गया हूँ, इसलिए प्लीज ठंडा एंचेस्टर अपनी पूरी जी जान लगा के मुझ पर अटैक करना, ताकि मेरी जो देखने की नजरिया है वो काफी ज्यादा बढ़ सके। तो ठंडा एंचेस्टर भी कहता है कि ठीक है, जिसके साथ वो फिर से कहता कि देखो, एक बार मैंने गलती से नहीं, ऐसे ही एक बार मैंने एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को डिवोर कर लिया था, जिसके बाद मुझे ब्लड लाइन सीक्रेट टेक्निक मिली थी जो कि उस लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को बिलोंग करती है, जिसको कि आगे चल के मैंने परफेक्ट भी कर लिया था। जिसके साथ ठंडा एंचेस्टर अपने हाथों को फ्लिक करते हैं, उसके अंदर से एक खून की ब्लड निकलती है, और वो ड्रॉप ऑफ ब्लड होती है वो एक परफेक्ट गॉड एम्पर के अंदर से निकली हुई होती है। तो समझ लो कि उसकी ड्रॉप ऑफ ब्लड ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अब जो ड्रॉप ऑफ ब्लड निकली होती है वो इंस्टेंटली डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और डिवाइड होते होते वो एक एक क्रिएचर बनने लगते हैं, और हर एक क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होती है। मान लो कि एक ब्लड है, उसमें से क्रिएचर्स बनना शुरू हो गए, और हर एक क्रिएचर जो बनता है उसकी पावर अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट को टच करने लगती है। मतलब देख रहे हो, इतने पावरफुल हो जाते हैं, और उस ब्लड में से टोटल 9 क्रिएचर्स बनते हैं, जो कि 9 क्रिएचर्स अपने लू फेंग की तरफ ही घूम रहे होते हैं, और उन सबकी पावर्स कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा होती है, अल्टीमेट लेवल्स की कह सकते हो। जिसके साथ यहाँ पे वो सभी हंसने लगते हैं, और यहाँ पे वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम सब मरोगे, तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। और तभी वहाँ पे एक 9 हेडेड क्रिएचर्स निकलता है, जिसकी हंसी काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। लू फेंग ने ऑलरेडी अपने लाइफ एंड डेथ को खो रखा होता है, उसको ऑब्जर्व करने लगता है। लू फेंग हर एक क्रिएचर्स को देखने लगता है, जहाँ पे उसे हर एक क्रिएचर्स के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं। मतलब वो सभी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, कुछ थंडर से, कुछ फ्लेम से, कुछ इल्यूजन से, कुछ स्पिरिचुअल बीइंग से, और कुछ तो ब्लैक विंड से बने हुए होते हैं। लू फेंग उन सारे पावर्स को महसूस कर पा रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये पावर सप्रेस हो चुकी थी, वरना लू फेंग इन सब के अटैक से ही मारा जाता, क्योंकि ये टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जिसके साथ वहाँ पे जो क्रिएचर होती है फ्लेम के अंदर लिपटी हुई, वो वहाँ पे गायब हो जाती है और कहती कि तुम इसको रेसिस्ट नहीं कर सकते हो। सडनली लू फेंग के बॉडी के ऊपर फ्लेम जलना शुरू हो जाती है, उसके हर एक पार्ट में आग लग चुकी थी, इंक्लूडिंग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें भी आग लग चुकी होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली लू फेंग ने अपने आप को मल्टी क्लॉ बायोलॉजिकल फॉर्म्स वर्ल्ड लाइफ को मास्टर कर रखा था, जिसके कारण अगर लू फेंग ने इसको मास्टर नहीं किया होता तो उसकी वर्ल्ड लाइफ इंस्टेंटली डैमेज होना शुरू हो जाती। लेकिन लू फेंग ने मास्टर कर लिया होता, जिसके कारण वो फ्लेम भी लू फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ पे बूम 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 धमाके होना शुरू हो जाते हैं, और भी टेरिफाइंग लाइटनिंग लू फेंग के बॉडी पे स्ट्राइक करना शुरू हो जाती है, उसके बॉडी पे मार्क्स भी लगना शुरू हो जाते हैं। और तभी लू फेंग के माइंड के अंदर एक आवाज आती है जो हंसते हुए कहती है मरो मरो। और ये एक स्पिरिचुअल क्रिएचर होता है, लेकिन लू फेंग की स्पिरिचुअल विल भी ऑलरेडी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट को टच कर चुकी थी, और साथ में लू फेंग के पास ली युआन टेक्निक भी होती है, जिसके कारण वो स्पिरिचुअल क्रिएचर्स को कंप्लीटली रेसिस्ट कर देता है। वो घंटा लू फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी वहाँ पे हवाएं बहने लगती हैं, जो कि लू फेंग के हर एक बॉडी पार्ट्स में टच होती है, और उसके यूनिट ऑफ लाइफ को भी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को भी पेनिट्रेट करना शुरू कर देती है। चैप 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 वहाँ पे बर्ड्स कलर फ्लावर्स लू फेंग के बॉडी के ऊपर उगना शुरू हो जाते हैं, और ये फ्लावर्स लू फेंग के फिजिकल बॉडी के स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, और वहाँ पे और भी फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते हैं। 9 के 9 मीटर लू फेंग पे अटैक करने लगते हैं। लू फेंग उसको डॉज भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे डॉज कर ही नहीं सकता, वो बस उसको सह रहा होता है। अब देखा जाए तो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की पावर्स की वजह से इन सब की पावर्स काफ़ी ज़्यादा घट चुकी होती है, और वो अपने ट्रू माइंड के सिर्फ कुछ ही हिस्से को दिखा सकती थी। लेकिन यहाँ पे ठंडा एंचेस्टर क्या आता है, लेकिन फिर भी तुमने इसको विथ स्टैंड कर लिया, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो चुका हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे सीक्रेट टेक्निक को कितनी देर तक रेसिस्ट कर सकते हो। अब लू फेंग भी हामी भरता है
और वो भी इस संसार में काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा होता है और वो अपने कुछ ही टेक्निक्स को एक्सिक्यूट कर सकता है। लेकिन लू फेंग क्या आता है कि इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है लू फेंग। उसके स्ट्रेंथ को भी क्या रहा होता है कि बहुत ही अच्छा, लेकिन तभी वहाँ पे धमाका होता है और इल्यूजनरी नाइट स्टोरी टावर अपीयर होता है, जो कि पूरे के पूरे लू फेंग को अपने अंदर निगल लेता है इंस्टेंटली। वहाँ पे लू फेंग के ऊपर जितने भी बॉडी सोल माइंड अटैक आ रहे थे उसको ब्लॉक कर देता है और बताया जाता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में इन्वांट में रह के कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि लू फेंग के स्टार टावर्स के बैरियर को ब्रेक करके लू फेंग को जरा सा भी हार्म कर सकता है। मतलब लू फेंग ने अपने उस बैरियर अपने स्टार टावर को निकाल लिया था। तो अब होने वाली है रियल बैटल, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और क्या देखेंगे कि लू फेंग सच में टन एंसेस्टर को हरा पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।